हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 10 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 मार्च 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी को बधाइयां। भारत बन गया एक बार फिर से विश्व चैंपियन क्रिकेट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और कंग्रेचुलेसन इंडिया तो लिखना बनता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर की बात करेंगे जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल मतलब कि सैटरडे को, ठीक है। अच्छा, कल वीकली नहीं आ पाई थी। कारण ये था कि संडे था, एक तो सबसे बड़ा कारण। दूसरा कि कुछ और भी काम आ गए थे एक्स्ट्रा। सोचे थे कि सुबह में बना लेंगे 9-10 बजे के करीब, लेकिन फिर 9-10 बजे के करीब दूसरे कामों में लगे रही, इस वजह से समय मिल नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, वीकली करंट अफेयर आपका कहोगे तो क्विज वगैरह मैं डलवा दिया हूँ। वैसे क्विज से जाकर सॉल्व कर लेना, इस बार की नहीं आ पाई है लेकिन अगली बार आएगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे वन लाइनर से। तो कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पढ़ा था। इसका एक्सेलरेट एक्शन ये थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे गूगल पर सर्च करने पर दिखा रहा है दूसरा कुछ। तो वो जो दूसरा दिखा रहा है ना, वो 2024 का है। ये बात ध्यान रखना। ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। मैंने आपको वेबसाइट भी दिखाई थी। ऑफिशियल जो दिखाया था, जो पेज लगाया था, वो ऑफिशियल वेबसाइट था इंटरनेशनल वुमेन्स डे का, ठीक है ना। तो उसी के द्वारा जो है 2025 की ये थीम डिसाइड की गई थी, तो यही याद रखना आपको। 8 मार्च को इसका मनाया गया ये दिवस। अजीत रत्नाकर जोशी जी आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। पीएम मोदी की ओर से बारबाडोस का मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पाब्रित्रा मार्गरेटा के द्वारा रिसीव किया गया। और फेस्टिवल ऑफ लेटर्स का आयोजन साथियों नई दिल्ली में किया गया। भारतीय साहित्यिक परंपराएं इसकी थीम थी। पाकिस्तान, रूस और कांगो ये अब विश्व कप 2026 में फीफा के नहीं रहेंगे शामिल। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड आया है ऑस्ट्रेलिया में। सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास, इसमें 5 देशों ने हिस्सा लिया। और इसकी शुरुआत 2019 से की गई है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा स्टार्टअप की वैश्विक रैंकिंग आई, भारत तीसरे स्थान पर रहा अमेरिका चाइना के बाद। और फार्मास्यूटिकल अवयव, ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र यह स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और टेबल टेनिस के खिलाड़ी, यहाँ पर देखो टेबल टेनिस रहेगा। टेबल टेनिस के खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने संन्यास की घोषणा की हुई है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे के, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर मिलता है, इसको सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। चलिए आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से ही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत लिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। और आई होप आप में से सभी लोग कल का मैच तो जरूर ही देख रहे होंगे। आईसीसी का इवेंट था, बड़ा इवेंट था। और भारत एक बार फिर से बन गया चैंपियन। देखो चैंपियनशिप का सूखा जो है ना 2024 में खत्म हुआ। अगला ही जो इवेंट हुआ उसको भी हम लोगों ने जीत लिया, जो पिछला हुआ था उसको तो जीता था। तो T20 वर्ल्ड कप अभी जीता आईसीसी का, उसके जस्ट बाद अब देखो आईसीसी का ये वाला वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीत लिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार 2 आईसीसी ट्रॉफी आ गई भारत में, एक T20 का, एक ओडीआई फॉर्मेट में, या कहें 50-50 ओवर के फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी का। ये आयोजन इस बार कहाँ हुआ था? देखो आयोजक था पाकिस्तान। अब यहाँ अगर आयोजक और आयोजन में दोनों में ध्यान रखना, अंतर कंफ्यूजन हो सकती है, और जहां कंफ्यूजन रहती है वहीं एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। अगर मैं कहूं कि आयोजक कौन था, आयोजक कौन था, ठीक है, तब आप बताना सिर्फ पाकिस्तान। कौन था? पाकिस्तान। या यहीं पर अगर कर दिया जाए कि मेजबान कौन रहा, मेजबान, तो आप पाकिस्तान बताएंगे, क्योंकि ट्रॉफी भी आप देखोगे तो वहां पर पाकिस्तान ही लिखा होगा। लेकिन पूछा जाएगा आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन में आप बताओगे पाकिस्तान और यूएई में। क्यों? क्योंकि भारत ने कंडीशन रखी थी कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलने जाएंगे, हमारा मैच होगा तो यूएई में होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ भारत के लिए स्पेशल यहाँ ट्रीटमेंट दिया गया था। और ये जो फाइनल मैच हुआ ये भी यूएई में ही हुआ। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई में हुआ फाइनल मैच, ये बात याद रखना। रोहित शर्मा ने फाइनल मैच में 76 रन बनाए भारत की तरफ से, ये फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच बने। मैन ऑफ द टूर्नामेंट या कहे मैन ऑफ द सीरीज, ये कौन बना? तो जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया रहता है उसे मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है। तो वो रचिन रविंद्र को मिला है। नाम हिंदुस्तानी है, इंडियन टाइप का है, तो इसको समझकर ये मत समझना कि ये इंडिया की तरफ से खेलते हैं। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है, जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। तो ये बने मैन ऑफ द सीरीज। अब इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भारत कब कब जीता था? ये कौन सी बार जीता है? तीसरी बार। इससे पहले कब कब जीता था? तो इससे पहले 2013 में जीता था, तो पूरा पूरा अपना अधिकार था। इसको भी पहले हम लोगों ने 2002 में जीता था, तब भारत संयुक्त विजेता रहा था। भारत और श्रीलंका मिल करके ये ट्रॉफी उठाया था। सौरभ गांगुली की कप्तानी थी, भारत और श्रीलंका।
ठीक है ना। तो ये संयुक्त विजेता घोषित किया गया था, इसीलिए आधा ही को, तो यानी हम लोग 2.5 बार जीते हुए हैं, है ना, अगर देखा जाए कायदे से तो। और अभी रोहित शर्मा की कप्तानी में ही आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 भारत ने जीता था। अच्छा, रोहित शर्मा 2 आईसीसी ट्रॉफी ले आए भारत को। एम एस धोनी की कप्तानी में 3 आईसीसी ट्रॉफी आ चुकी है। एम एस धोनी की कप्तानी की अगर बात करें तो मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन माने जाते हैं। तो एम एस धोनी की कप्तानी में 3 आए हुए हैं, 3 आए हुए हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? एक तो 2011 का वर्ल्ड कप, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। एक 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी इन्हीं की कप्तानी में आया था। और एक 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, टी20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने धोनी की कप्तानी में, ठीक है। तो 3, 2, 5 और एक और 1983 में आ चुका था, यानी 6 हम लोग आईसीसी की ट्रॉफी जीत चुके हैं अभी तक। पूरा क्लियर। आगे देखते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किसने एशियाई क्रिकेट बोर्ड के मेंबर नेतृत्व में जय शाह की जगह ली? तो एसीसी में यानी एशियन क्रिकेट बोर्ड में बोर्ड मेंबरशिप में एक सीट खाली हो गई थी। किसकी? जय शाह की। तो वो सीट खाली जो थी उसको फिल करने आ गए हैं भाई, कौन? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला जो है ये बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसके ये उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, है ना, उपाध्यक्ष हैं। तो इन्हें अब एशियन क्रिकेट काउंसिल में बोर्ड मेंबर में जगह मिली है। अध्यक्ष नहीं बने हैं, बोर्ड मेंबर पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर होते हैं, उसमें ये होंगे एक सदस्य, एक मेंबर होंगे। किसकी जगह पर आएंगे? तो जय शाह की जगह पर आएंगे। जय शाह कहाँ चले गए? जय शाह बन गए साथियों आईसीसी के चेयरमैन। आईसीसी के ये बन गए चेयरमैन। आपको याद होगा पिछले दिनों में ये बने थे। तो ये पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हुआ करते थे और बोर्ड मेंबर भी थे। ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए, तो वहां पर पद खाली हो गया इनका। तो एसीसी का यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष तो सम्मी सिल्वा को बना दिया गया। लेकिन भारत का नेतृत्व कौन करे? तो भारत के नेतृत्व के लिए एक प्रकार से बोर्ड मेंबर में एक व्यक्ति चाहिए था और ये गए कौन? राजीव शुक्ला। ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना। और इसके अध्यक्ष कौन है? सम्मी सिल्वा। ये बात ये रहा। ये एसीसी के अध्यक्ष हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। बीसीसीआई के अध्यक्ष, एसीसी के अध्यक्ष और आईसीसी के अध्यक्ष, तीनों अध्यक्ष याद कर लो, एक नंबर आपका पक्का। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, स्टुअर्ट बिन्नी के पापा। और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदस्य के अध्यक्ष सॉरी सम्मी सिल्वा श्रीलंका के हैं। इसके अलावा आईसीसी आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह, ठीक है, किसके बेटे? अमित शाह के। चलिए, तो एसीसी की स्थापना 1983 में हुई थी। एशिया के लिए काम करता है, 25 देश है इसमें। मुख्यालय दुबई में है, अध्यक्ष सम्मी सिल्वा है। इसका भी मुख्यालय दुबई में है, आईसीसी का भी मुख्यालय दुबई में है। बीसीसीआई का है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत आ गया है 14वें स्थान पर। आप ये रिपोर्ट देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान बिकम वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट टेररिज्म इफेक्टेड कंट्री। यहाँ टेररिज्म से इफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पाकिस्तान को दूसरा सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश बताया गया है ना। और ये लोग आईसीसी में चाह रहे थे इस इवेंट में भारत आए यहाँ खेलने इनके यहाँ। खैर, बुर्किना फासो यहाँ टॉप पर है, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। पाकिस्तान दूसरे पर है, यहाँ पर दूसरी सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं होती हैं। तीसरे पर सीरिया है। भारत का स्थान 14वां है। रिपोर्ट जारी की गई है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, आईईपी के द्वारा। और सूचकांक हैं, इंडेक्स हैं, इनको देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग आई थी, भारत 5वें पर था। इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम लोग चौथे पर बने हुए हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक में तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में छठे पर हैं हम लोग। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 96वें पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें पर। ग्लोबल फायर पावर में चौथे पर अगेन। एडलमैन की ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग में तीसरे पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में 25वें पर। हेनले पासपोर्ट में पहुंच गए हैं 80वें पर, 80th। इसके अलावा साइबर अटैक के मामले में दूसरे पर है। ठीक है जी। तो ये बात याद रखना, ये सभी के सभी रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला, मार्च 2025 में किस अभिनेत्री को फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर। फेडरल बैंक भारत में एक बैंक है ना, अमेरिका वाला फेडरल बैंक नहीं, भारत में भी एक फेडरल बैंक है, काफी पुरानी बैंक है, ठीक है। तो उसकी बनाई गई है ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। विद्या बालन आपको ये नजर आएंगी, ये फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हुई हैं। और ये बैंक चाहता है कि ये इसका प्रमोशन वगैरह करे। तो निजी क्षेत्र का बैंक है, 1931 में स्थापित हुआ था, केरल में हेडक्वार्टर्ड है। और केपी हॉर्मिस इसके संस्थापक रहे थे। वर्तमान में सीईओ हैं कृष्णन मणियन। कृष्णन मणियन। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर, जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शेखर धवन को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। एफसीसीआई
फिक्की फिक्की के FICCI यानी फिक्की के फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना बनाए गए। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु बनाई गई। पहला खो खो विश्व कप सलमान खान बनाए गए थे ब्रांड एम्बेसडर। पहला खो खो विश्व कप भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने जीता है। दोनों में नेपाल को ही हराया गया था। मध्य प्रदेश पर्यटन पंकज त्रिपाठी बनाए गए थे। थाईलैंड सोनू सूद बनाए गए हैं थाईलैंड टूरिज्म के। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का रश्मिका मंदाना को बनाया गया। बंदरगाह मंत्रालय के द्वारा बंदरगाह मंत्रालय का मनु भाकर को बनाया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया? प्रोजेक्ट हिफाजत महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए शुरू किया है पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए। तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और इसमें कुछ समझाने वाला जैसा तो है नहीं। विमेंस डे के पूर्व संध्या पर ये लॉन्च किया गया है और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए, ठीक। कोई ऐसी स्थिति में फंसता है तो मुसीबत में, तो वो तत्काल सहायता प्राप्त कर सकता है 181 डायल करके। पंजाब की बात करें तो पंजाब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और इधर जम्मू कश्मीर से। चंडीगढ़ राजधानी है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से यहाँ के विधायक हैं, ओ सॉरी विधायक तो हैं ही, मुख्यमंत्री भी हैं। गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। 23 जिले हैं, 117 विधानसभा में सीटें हैं, 13 लोकसभा में और 7 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। यहाँ पर अगर बात करें झीलों की तो हरिके झील है, कांजी है, सुखना लेक है, हरिके वन्य अभ्यारण्य भी है, झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान है, बीर मोती बाग है और भांगड़ा, धूमल और गिद्धा ये यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। गिद्धा बहुत पूछा जाता है। भांगड़ा तो लोगों को पता ही रहता है, पंजाबी भांगड़ा, लेकिन गिद्धा कंफ्यूज होते हैं लोग। गिद्धा याद रखना, बहुत पूछा जाता है। अगला, अपनी ई बुक आप परचेज कर सकते हो। अच्छा, GS सफलता 4.0 बैच आने वाला है, जल्द ही अनाउंस होगा। उसको हम लोग इसी होली ऑफर में ही लॉन्च करेंगे, जिससे अभी आप जो लॉन्च हो तो उसी टाइम आप लोग ले पाओ होली ऑफर में ही, बाद में प्राइजेस उसके बढ़ाए जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही है नए बैच की, तो जल्द ही शुरू किया जाएगा। बस आज या कल में पूरा लगभग सब कुछ तैयार हो गया है मटेरियल, तो उसके बाद शुरू किया जाएगा और थोड़ा और एनर्जी से GS सफलता 2 और GS सफलता 3.0 से और बेटर हम लोग इस बार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो वो आप MZT ऐप से प्राप्त कर पाओगे बैच को। बैच का अनाउंसमेंट आज या फिर कल तक कर दिया जाएगा। अगला, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया, इसके अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं साथियों नितिन कामत। नितिन कामत और निखिल कामत दोनों का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये दोनों भाई भाई हैं। ये दोनों जेरोदा के फाउंडर हैं, को फाउंडर, ठीक है। तो जेरोदा के कंपनी के जो को फाउंडर हैं नितिन कामत, तो उनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है इस बार का, 2024 का, ठीक है। तो ये हर साल दिया जाता है, 2024 का ये पाए हुए हैं। ये फाउंडर और CEO हैं, को फाउंडर और CEO हैं नितिन कामत। इनके भाई निखिल कामत भी हैं, ठीक है। 26वां संस्करण है। मॉन्टे कार्लो में ये पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया KV कामत को। विशेष जूरी पुरस्कार डॉक्टर S सोमनाथ को और उद्यमी CEO का अनीस शाह को दिया गया, ठीक है। अगला, हाल ही में किसको देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है? फर्स्ट वीमेन लॉ सेक्रेटरी ये नियुक्त की गई हैं डॉक्टर अंजू राठी राणा। साथियों, आप जानते हो जो भी जैसे मंत्रालय होता है उसमें जो सबसे बड़ा सलाहकार होता है वो उसका सचिव होता है ना, मंत्रियों का, क्योंकि मंत्रियों को तो उतना चीजें पता नहीं होता है। वो तो भाई नेता होते हैं, राजनीति से उनको संबंध रहता है, तो उनके लिए एक एक सचिव रखे जाते हैं। तो आप देखोगे हर मंत्रालय के लगभग सचिव रहते हैं। आपका चाहे वित्त सचिव आप देखो, चाहे विदेश सचिव देखो, चाहे प्रधानमंत्री तक के सचिव होते हैं, राष्ट्रपति के सचिव होते हैं, सलाहकार होते हैं, है ना। तो ये लोग एक वेल पढ़े लिखे मेंटेन व्यक्ति होते हैं और ये पूरा गाइडेंस देते हैं। ऐसे ही विधि सचिव यानी कानून मंत्रालय के तहत जो सचिव होते हैं उनमें अभी तक किसी महिला को नहीं बनाया गया था। तो ये पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। ये आपको दिख रही हैं अंजू राठी राणा। तो ये कानून सचिव होंगी या कहें विधि सचिव होंगी। विधि मतलब कानून, ठीक है। विधि का मतलब कंफ्यूज मत हुआ करो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विधि का मतलब कानून होता है, अंग्रेजी में बोले तो लॉ। तो ये नितिन चंद्रा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद आई है, यानी कि इनके बाद ये नियुक्त की गई हैं। और ये ILS की भारतीय विधि सेवा की अधिकारी रही हैं। 18 साल तक दिल्ली सरकार में सरकारी वकील भी रही हैं। 2017 में संयुक्त सचिव के रूप में कानून मंत्रालय में ये शामिल हुई थी। ये कुछ और नियुक्तियां हैं, इनको देख लीजिए।
अजीत रत्नाकर जोशी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बनाए गए। अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्केट के सीईओ। मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष। फर्नांडो फर्नांडिस यूनिलीवर का सीईओ। शक्तिकांत दास पीएम मोदी के दूसरे प्रधान सचिव। सलीला पांडे एसबीआई कार्ड की एमडी। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त। और चरणजोत सिंह नंदा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष। ठीक है, रिवीजन रोज किया करो, बहुत जरूरी है। नियुक्तियों वाला रिवीजन हमेशा दिमाग से उतर जाता है, इसलिए बार बार देखोगे तो याद रहेगा। अगला, हाल ही में किसने प्राग मास्टर्स शतरंज 2025 का खिताब जीता? तो प्राग मास्टर्स शतरंज का खिताब जीत लिया है किसने? अरविंद चिदम्बरम ने। अरविंद चिदम्बरम ने ये जीत लिया है। देखिए, ये प्राग मास्टर्स जीते हैं, ये चेस से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। ठीक है ना, शतरंज का टूर्नामेंट होता है, शतरंज से ये संबंधित होता है, इसको इन्होंने जीत लिया हुआ है। अंतिम राउंड में ये तुर्की के एडिस गुरेल के साथ ड्रा खेले, तो पॉइंट्स ज्यादा थे इसलिए इनको विजेता घोषित किया गया। रहने वाले कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ठीक है, अरविंद चिदम्बरम। अच्छा, इसी में प्रणव वेंकटेश जो हैं ये विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीते हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो डी गुकेश ये भारत के दूसरे विश्व चैंपियन और दुनिया के 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। तो ये विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने हैं डी गुकेश, इनका भी नाम याद रखना। अगला, कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला एएम ट्यूरिंग पुरस्कार किसने जीता? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एएम ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया एंड्रयू जी बार्टो को और रिचर्ड एस सटन को। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये एएम ट्यूरिंग पुरस्कार साथियों कंप्यूटिंग क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। ठीक है ना, तो देखो कंप्यूटिंग क्षेत्र का नोबेल का मतलब क्या हुआ? मतलब कंप्यूटिंग क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। अब देखो, प्यार से कभी भी कोई भी अवार्ड जब देखते हैं सबसे बड़ा है तो उसको उस क्षेत्र का नोबेल घोषित कर देते हैं, बोलने के लिए बस, ऐसे ऑफिशियल नहीं होता है। जैसे एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं, जैसे पुलित्जर को पत्रकारिता का नोबेल कह सकते हो आप, प्रित्जकर को वास्तुकला का नोबेल कह सकते हो आप, और रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहते हैं। इसके अलावा ये हो गया, इसके अलावा नोबेल 6 जगह दिया ही जाता है ना, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। मतलब वो कहने का मतलब ये होता है कि ये सबसे बड़ा पुरस्कार है इस क्षेत्र का, जिससे लोग समझ जाएं आसानी से, है ना। तो एआई पायनियर्स ये हैं, देखो, एंड्रयू बार्टो एंड रिचर्ड सुटन, तो ये रिसीव किए हैं ट्यूरिंग पुरस्कार। इसलिए मिला है इनको इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मिला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इन्होंने अच्छी समझ और विकसित की हुई है। इसका एल्गोरिदम संबंधी न्यू पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। गूगल के द्वारा दिया जाता है $1 मिलियन का प्राइज मनी दिया गया है। $1 मिलियन। इसकी शुरुआत 1966 की हुई है। आयोजक इस बार गूगल रहा है ना, 1966 में तो गूगल पैदा भी नहीं हुआ था। अगला, हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस, तो इसका स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है, यानी आज मनाया जाएगा सीआईएसएफ का स्थापना दिवस। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ गया जी? चलिए, हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में जान लो। तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसी वजह से 10 मार्च को ये मनाया जाता है। ठीक है ना, सीआईएसएफ का स्थापना दिवस। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर हैं राजविंदर सिंह भट्टी या आर एस भट्टी, ज्यादातर नाम आपको आर एस भट्टी के नाम पर दिखेगा। तो आर एस भट्टी जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, या महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ साथियों सीएपीएफ का हिस्सा है। सीएपीएफ बोले तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का ये भी हिस्सा है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के तहत बहुत सारे गृह मंत्रालय की फोर्सेज आती हैं जिन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। जैसे आपका सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ होगा, ये सब वगैरह। इसको देश की मुख्य सेनाएं नहीं कहा जाता है, इन्हें अर्धसैनिक बल कहा जाता है। क्यों कहते हैं सैनिक बल, क्यों नहीं कहते हैं अर्धसैनिक, क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसके पीछे का तर्क ये है कि तर्क क्या मतलब कि सच्चाई भी यही है कि यूएन ना सभी देशों के लिए फिक्स कर रखा हुआ है कि कितने देश के पास कितनी सेना होनी चाहिए। आपके देश पे किसी से हैं तो आप कितना लिमिटेड सेना रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि आप सभी नागरिकों को 140 करोड़ के नागरिक हैं तो सबको सेना में भर्ती करा दो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए यूएन ने कुछ नियम बना रखे हैं कुछ लिमिटेड के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ा आपका क्षेत्रफल होता है, तो उतनी सेनाएं इनफ नहीं होती हैं। तो ऐसे में जरूरत होती है कुछ और फोर्सेस की। साथ ही साथ आपके बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत सारे मोर्चों पर लड़ना होता है, तो इसीलिए अलग अलग टाइप के आपको चाहिए होते हैं सैनिक। लेकिन फिर उनको क्या कहा जाता है? उनको अर्धसैनिक बल के रूप में दोबारा से बना दिया जाता है। उनको गृह मंत्रालय के तहत रखते हैं, उनको रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं रखते हैं। तो रक्षा मंत्रालय के तहत ना रखने की वजह से एक तो उनकी काउंटिंग नहीं होगी सेना के रूप में,
वो अर्धसैनिक कहलाएंगे, आधे सेना कहलाएंगे। दूसरा ये कि वो उनकी अगर मृत्यु होती है किसी भी कारण से लड़ते वड़ते वगैरह, तो उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। शहीद का दर्जा नहीं मिलता तो एक शहीद को वो उनके परिवार वालों को जो भी जो सुविधाएं मिलनी होती हैं वो सब नहीं मिलती हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें होती है, मतलब बहुत सारा गैप होता है दोनों के बीच में। तो अर्धसैनिक बल कुल मिलाकर के जानो गृह मंत्रालय की फोर्स है, और ये गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, रक्षा मंत्रालय में नहीं गिनती होती है इनकी। और जो लोग जैसे इस टाइप की एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको ये चीज समझना चाहिए कि अर्धसैनिक बल में जा रहे हो, अर्धसैनिक बल में जा रहे हो तो आप एसएससी जीडी वगैरह का फॉर्म भर के जाते हो जनरली। और अगर सेना में जा रहे हो तो अब तो इसका सिस्टम बड़ा गड़बड़ कर दिया गया है, और अब तो ये अग्निवीर टाइप से जाते हैं, उसके बाद वहां पर 25% को रिटेन करते हैं। तो ये कंफर्म होना चाहिए क्योंकि उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, रक्षा मंत्रालय वाला जो है उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं कंपेयर टू इसके। खैर ये महत्वपूर्ण दिवस है मार्च के अभी तक आए हुए, इसको आप रिवीजन कीजिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, लास्ट डे के क्वेश्चंस को देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो अमेरिका है टॉप पर। इसके अलावा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे 12.4 किलोमीटर लंबा है, इसको मंजूरी दी है, किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। आज आपको क्या बताना है, आपको बताना है सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश किया है। इसके अलावा संजय मल्होत्रा को आरबीआई का कौन सा गवर्नर नियुक्त किया गया है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, इजी हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वेट कीजिए, होली ऑफर के तहत ही ये आपका बैच आएगा जीएस सफलता 4.0, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।